जवार प्लीज़ मेरी बात मान लो, इस तरह हम बहुत जल्दी उसे पकड़ लेंगे। अनाया जवार के पीछे पीछे चलती उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, जवार गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। देखो मेरा प्लान बहुत अच्छा है। अनाया दोबारा उसे मनाने की कोशिश करने लगी। बहुत ही बकवास प्लान है और अब मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। जवार वार्निंग देने के अंदाज में बोला। ठीक है, मत सुनो मेरी बात और अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अनाया मुंह बनाकर बोली। देखो ये सब ना। जवार अभी कुछ बोला ही था कि अली और हैदर बाहर से अंदर की तरफ आए। अरे भाभी क्या हुआ? और जवार तेरा क्यों मुंह गुस्से से लाल हो रहा है? अली उन दोनों के नज़दीक आकर बोला। क्या किया भाई ने? आप बताओ मुझे भाभी, मैं ठीक कर लूँगा। बल्कि अभी दादी जान से जाकर शिकायत लगाता हूँ कि आपका ये खड़ूस पोता बेचारी मेरी मासूम सी भाभी को परेशान कर रहा है। हैदर अनाया के पास खड़े होकर मसनूई गुस्से से बोले। तुम ही मेरे अच्छे वाले भाई हो, कम से कम तुम्हें दिखा तो सही कि ये मुझ पर जुल्म करता है। अनाया भी अब हैदर के ड्रामे में उसका पूरा साथ दे रही थी। जवार ने उन दोनों को तेज नजरों से घूरा, जिसका हैदर पर तो असर हो गया, मगर अनाया ने भी जवाब में उसे उतनी ही तेज नजर से घूरा। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ है? अली ने बात खत्म करनी चाहिए। ये मैडम जी के तुम लोग प्लान सुनो। आई एम श्योर तुम दोनों का भी मेरी ही तरह गुस्से से बुरा हाल होगा। पता नहीं कहाँ से ऐसे बकवास आइडियाज लेकर आती है। जवार गुस्से से अनाया की तरफ देखकर बोला। अनाया अपनी छोटी सी नाक को और ऊपर चढ़ाकर बोली। ओ मेरे भाई कुछ बताओगे तो? अनाया ने अपनी छोटी सी नाक को ऊपर चढ़ाया। ओ मेरे भाई कुछ बताओगे तो ही पता चलेगा ना, बात को घुमाए जा रहे हो। अली बोला। यहाँ नहीं, मेरे कमरे में आओ। जवार गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए बोला और खुद अंदर को चल दिया। वो सब भी पीछे पीछे चल दिए। बताओ अब खुद ही अपना प्लान, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई सेंस नहीं नज़र आ रही। जवार सोफे पर बैठते हुए बोला। ओके तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ देखो, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि जलाल मुझे पहले कॉल करता था, मैसेज करता था और वो मुझे पसंद करता है और ये बात जवार को पता है। तो मेरा प्लान ये है कि अब मैं उसे कॉल करके बोलूँगी कि मुझे जवार के साथ नहीं रहना वगैरह वगैरह, जिससे वो ये मान जाएगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद मैं उससे मिलूँगी, फिर उसको बोलूँगी कि मुझे अपना घर दिखाए, तो फिर बस घर में एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद मैं हर वो राज ढूंढ लूँगी जिसकी किसी को भिनक भी नहीं लगने देना चाहता वो जलाल, और इसके बाद हम बहुत आसानी से उसे पकड़ पाएंगे। अनाया ने अपना प्लान बताया। वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर बता रही थी और अब तीनों के चेहरों की ओर देख रही थी कि कोई कुछ बोले। हो गया तुम्हारा? सुना दिया अपना वाहियात प्लान? बस अब और नहीं सुनना, जवार बोला और खड़ा हुआ। नहीं जवार, ये प्लान वाहियात नहीं है। एक्चुअल में ये वर्क कर सकता है, क्योंकि वो बहुत आसानी से भाभी पर भरोसा कर लेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। अली जवार को समझाने लगा। भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं, तो इस बारे में अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा। जवार गुस्से में कहता हुआ बाहर को निकल गया। अली भी उसके पीछे भागा। इसकी तो मैं ये बचपन में ऐसा खड़ूस नहीं था, पर अब तो लगता है गब्बर की रूह इसी में रहती है। अनाया उसे जाते देखकर गुस्से में बोली। रिलैक्स भाभी, भाई वापस आ जाए तो आराम से बात करेंगे। अभी वो गुस्से में है तो किसी की नहीं सुनेंगे। और जहाँ तक रही खड़ूस होने की बात, हाँ पहले नहीं थी, पर जब से आप यहाँ से गई हैं और ज़ैनब चची की मौत ने इन्हें ऐसा बना दिया है। हंसना मुस्कुराना भूल चुके थे हर वक्त गुस्से में, पर अब आपके आने के बाद मैंने उन्हें फिर से मुस्कुराते हुए देखा है। हैदर अपने भाई की तारीफ़ें कर रहा था। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। माँ जी को कुछ देना था, मैं आता हूँ। हैदर नीचे को भागा। जवार को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अनाया मुस्कुराते हुए खुद से बोली और चेंज करने वॉशरूम चली गई। जवार सारा दिन गुस्से में रहा और बाहर अपने छोटे मोटे काम निपटाता रहा। रात के तकरीबन 12 बजे वो थका हारा कमरे में आया। अगर मेरी जिंदगी खतरे में है तो तुम्हें कोई फूलों के हार पहना रहा था इतनी रात को, जो अब आ रहे हो कमरे में? अनाया जो कि उसका इंतजार कर रही थी, जवार के आते ही उस पर बरस पड़ी। जवार बिना कुछ बोले वॉशरूम चला गया। हाँ, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, आने दो इसे बाहर। अनाया गुस्से में चक्कर लगा रही थी। जवार चेंज करके बाहर निकला। तुम इतनी रात को क्यों निकले बाहर, और तुम्हारा फ़ोन किधर है और बंद क्यों है? क्या हुआ था? मैं 2 घंटे से कॉल पे कॉल कर रही हूँ, सुनी एक भी कॉल? अनाया ऊंची आवाज़ में बोली। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसको तुम बोलो कि रात को घर से मत निकलो। अच्छा खासा जवान हूँ और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? कौन सा मेरी बात मानती हो? याद है ना जब मैं रोकता था? हाँ, मैं तो पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ जो कब से बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि कब आओगे।
वैसे ही तुम पर 2 दफ़ा हमला हो चुका है। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर अब कुछ हुआ तो क्या होगा। तुम अकेले क्यों निकले? बोलो। अनाया फुल बीवियों वाले अंदाज में जवार पर बरस रही थी। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जवार मोबाइल उठाकर उस पर उंगलियां चलाते हुए बोला। अनाया को यह जवाब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो शाम से बहुत परेशान थी जवार के लिए। मुझे लगता था कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, मगर नहीं। मैंने एक प्लान क्या बनाया। तुम मुझसे इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हो। ठीक है, मत अमल करना मेरे प्लान पर, और ना ही मुझे आज के बाद बुलाना। अनाया खिड़की में खड़ी होकर बोल रही थी और आखिर में उसकी आवाज़ भीग गई। जवार ने मोबाइल को साइड पर रखा और उठकर अनाया के पास आया और पीछे से उसे हक कर लिया। आई एम सॉरी बेगम, माफ़ कर दो। जवार उसकी गर्दन पर अपनी ठोड़ी रख कर बोला। अनाया चुप ही रही। जवार ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। सॉरी बोला ना, अब मुँह ठीक करो। जवार ने उसका चेहरा ऊपर किया। ओके, पर तुम भी वो प्लान मानोगे? अनाया दोबारा से अपने मुद्दे पर आ गई। नॉट अगेन अनाया, प्लीज़। जवार दोबारा से बेड पर आ गया। अनाया भी उसके पास आकर बैठ गई और उसे मनाने लगी। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता और तुम इस प्लान के अंजाम को नहीं देख पा रही। वो शख्स बहुत ही खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि तुम क्या कर रही हो तो वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है। जवार उसे समझाने के अंदाज में बोला। 100 बात की एक बात, मैं ये करूँगी और तुम मेरा साथ इसमें दोगे। जवार, अगर हमने कुछ ना किया तो तुम जानते हो कि कितना बड़ा मसला बन सकता है हमारे मुल्क के लिए, और ये बात ना तो तुम्हें गवारा है और ना मुझे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि क्या करना है तुमने। अनाया अब जवार को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। तुम्हें पता है किस बात पर मैं मान जाऊंगा। ठीक है, हम इस प्लान पर अमल करेंगे, पर जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही तुम करोगी। जवार जानता था अब अनाया उसकी जान छोड़ने वाली तो है नहीं, तो आखिर उसने हाँ कर ही दी। मैंने एक फ़ैसला किया है। टेबल पर बैठे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तब दादाजी की आवाज़ गूंजी। कैसा फ़ैसला अब्बा जी? रायान साहब ने पूछा। मैं इस हफ्ते हैदर और हानिया का निकाह कर रहा हूँ। रुखसती हानिया बेटी की पढ़ाई होने के बाद हो जाएगी और उसका इंतज़ाम तुम सब संभाल लो। दादाजी ने फैसला सुनाया। मगर अब्बा जी, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? फारूक साहब बोले। भाई साहब, हो जाएगा, सब मिलकर करेंगे। फारूक साहब बोले। अच्छा, अभी तुम लोग चलो, तुम दोनों मेरे साथ डेरे पर कुछ काम है। दादाजी ने उठते हुए कहा। यस यस, बहुत मज़ा आएगा। भाई का निकाह। आमना ने देखा और दादाजी लोग बाहर चले गए तो खुशी से झूमते हुए बोली। अरे, और वो भी सिर्फ 2 दिन में? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हैदर भी अपनी कुर्सी से उठ गया और वो बहुत खुश था। अरे देखो तो हमारी दुल्हन को कितनी शर्म आ रही है। गाल ऐसे टमाटर की तरह लाल हो गए। अनाया हानि को छेड़ते हुए बोली। ओ मेरे खुदाया, अभी तो इतने काम करने बाकी हैं। मेरे कपड़े, जूते, अभी तो मैंने फेशियल भी करवाना है। और तो और टाइम भी सिर्फ 2 दिन का है। हैदर बौखलाहट में बोले चला जा रहा था। वैसे हानि, क्या कहती हो? दादाजी को बोलकर निकाह कैंसिल ना करा दूं? क्या है, निकाह ही तो है, शादी वाले दिन हो जाएगा। अनाया हैदर को तंग करने के लिए सब कुछ बोल रही थी। हाँ करवा दो प्लीज़, मेरी भी अभी कोई तैयारी नहीं है। हानि अनाया की बात को समझ गई और वो भी हैदर को तंग करने के लिए अनाया की हाँ में हाँ मिलाने लगी। अरे ऐसा जुल्म मत करना, और हमारे खड़ूस दादाजी को अगर अरे ऐसा जुल्म मत करना। वो हमारे खड़ूस दादाजी, अगर उनका दिमाग फिर गया और उन्होंने फैसला बदल लिया तो मैं तो हाथ ही मलता रह जाऊंगा। और हानि, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी हरकत तुमने की तो मैं तुमसे भाग कर शादी कर लूँगा। हैदर थोड़ा गुस्से में आते हुए बोला। जवार उन सब की बातें नहीं सुन रहा था। वो अपने मोबाइल पर भी मसरूफ़ था और कुछ परेशान भी। तुम कितने बड़े डरपोक हो, कैसे डर गए? मैं और अनाया मजाक कर रहे थे। हानि हंसते हुए बोली। मजाक? हानि की बच्ची, तो रुक, मैं बताता हूँ तुझे। हैदर उसके पीछे भागा, तब तक हानि हंसते हुए भाग गई। अब वो दोनों पूरे लिविंग एरिया में इधर उधर भाग रहे थे और उनकी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। किचन में खड़ी सलमा बेगम और राबिया बेगम की आंखों में आंसू थे। कितने दिनों के बाद आज ये दोनों बच्चे इस तरह खुश नजर आ रहे थे। राबिया बेगम बोली। हाँ, पर अब देखो कितना काम बढ़ गया है। मैं तो कहती हूँ तुम और मैं बच्चियों को साथ लेकर जाते हैं और इनकी शॉपिंग करवा देते हैं। कल जाकर अपनी कर लेंगे और परसों तो वैसे भी फंक्शन है और इससे पहले सब काम पूरे करने होंगे। सलमा बेगम चाय बनाते हुए बोली। हाँ भाभी, सही कहा आपने, मैं तैयार होकर आती हूँ और बच्चियों को भी बोलती हूँ। राबिया बेगम कहती हुई बाहर को निकल गई। कितने खुश हैं ना दोनों, अनाया जवार के पास आकर बोली। जवार ने इतना ही जवाब दिया और मोबाइल पर मसरूफ़ था। क्या जवाब होता है?
और मैं कब से देख रही हूँ कि तुम फ़ोन पर मसरूफ़ हो। क्या कर रहे हो? किससे बात हो रही है? बताओ तो ज़रा, कौन सी इतनी सहेलियाँ हैं? अनाया ने कहते ही जवार का फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया। क्या बदतमीज़ी है? फ़ोन दो इधर मेरा, ज़ोर से जवार चिल्लाया। अनाया डर गई और उसने फ़ोन वापस किया और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उफ, एक तो ये इतनी टेंशन, ऊपर से ये भी नाराज़ हो गई। जवार का सर दर्द से फटा जा रहा था। वो ऊपर कमरे में आ गया। अनाया सोफे पर बैठी हुई थी। जवार आकर उसकी तरफ पीट करके टांगों के पास बैठ गया। अनाया, सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है, जवार आंखें बंद करके बोला। अनाया ने अपना मैगजीन साइड पर रखा और बिना कुछ बोले जवार का सर दबाने लगी। सॉरी मेरी जान। कुछ देर बाद जवार ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और उन पर बोसा देते हुए बोला। अनाया कुछ न बोली। ये लो, चेक कर लो क्या कर रहा था। जवार ने मोबाइल अनाया की तरफ बढ़ाया। मुझे चेक नहीं करना, मुझे तुम पर यकीन है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अनाया मोबाइल को साइड पर रखते हुए बोली। जवार मुस्कुरा दिया। उसने अपना सर अनाया की गोद में रख दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम बस दुआ करो जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना निकले। जवार की आवाज़ में वाज़े परेशानी सुनाई दे रही थी। ऐसा क्या? अभी अनाया कुछ बोलने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जवार सीधा होकर सोफे पर बैठ गया। भाभी और भाई मामा बुला रही हैं, देर हो रही है, चलें। आमना अंदर आकर बोली। हाँ चलो। जवार खड़ा हो गया और फिर सब नीचे चले गए। सारा रास्ता जवार परेशान रहा। वो फ़ोन की ओर ही देख रहा था। पार्किंग एरिया के पास गाड़ी रोकी, सब बाहर निकले। अनाया, सबका ख्याल रखना, मैं 1 घंटे तक वापस आता हूँ और तुम मॉल के अलावा और कहीं मत जाना, मैं खुद आकर शॉपिंग करवा दूंगा। जवार ने अनाया को हिदायत दी। अनाया हाँ में सर हिलाती बाहर चली गई। जवार ने गाड़ी सड़क पर फुल स्पीड में डाल दी। अंकल, क्या रिपोर्ट्स आई हैं? जवार अभी डॉक्टर के सामने ही बैठा हुआ था। देखो जवार, पहले 10 सालों तक ये बेहोश रहे हैं, फिर अभी कुछ ही हफ्ते पहले इनको होश आया। होश में आने के बाद इनमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस नज़र आई, मगर अब 2 दिन से इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और जब हमने टेस्ट किए तो जो बात सामने आई वो हिला देने वाली है। खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, डॉक्टर परेशानी से बता रहे थे। आप बताएं क्या आया रिपोर्ट्स में? जवार ने पूछा। जो हम सोच रहे थे वही हुआ, इन्हें ब्लड कैंसर है। डॉक्टर की आवाज़ जवार के कानों में पड़ी। कुछ वक्त के लिए वो चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अभी इनके पास कितना वक्त है? जवार को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर जितना हमने रिपोर्ट्स को पढ़ा उसके मुताबिक 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की। जवार ने अपना सर हाथों पर गिरा दिया और रोने लग गया। मैं उनसे मिल सकता हूँ? जवार ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। हाँ मिल सकते हो, पर उन्हें कोई स्ट्रेस मत देना। जवार उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते हुए उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराता हुआ अंदर गया। अब तबीयत कैसी है? जवार उनके पास बैठ गया। मेरा बेटा, तुम उसे नहीं लाए? वो इधर उधर देखते हुए बोली। नहीं, बहुत जल्द लाऊंगा। जवार ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। ये अल्फाज सुनते ही उनके चेहरे पर मायूसी आ गई। उन दोनों को ले आओ बेटा, ये ना हो मेरा आखिरी वक्त आ जाए। मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर जिंदा रहूंगी। वो आंखें बंद करके बोली। मैं वादा करता हूँ अगली बार जब आऊँगा तो उन्हें साथ लेकर आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ। जवार ने उनके माथे पर बोसा दिया और खुद बाहर निकल आया। कैसे लाऊं मैं उसे? यहाँ पर तो टूट कर रह जाएगी वो। जवार अपनी आंखों को साफ करता कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। गाड़ी में आकर उसने अपना सर सीट पर टिका दिया और मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़ लिया। फिर फ़ोन निकाला और किसी को मिलाया। हेलो दानियाल, कैसा है? जवार ने पूछा। बिल्कुल ठीक, तू सुना कैसा है मेरे शेर? आगे से जवाब आया। मैं तो ठीक हूँ, पर वो ठीक नहीं है। जवार ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कौन ठीक नहीं? दानियाल, जो कि मिनाल के साथ बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था, जवार के इस तरह कहने पर चौंका। तू आजा यार, प्लीज़ आजा। जवार की आवाज़ भारी हो गई। जवार, बता, अनाया तो ठीक है ना? दानियाल ने परेशानी से पूछा। हाँ वो तो ठीक है, पर जैनब चची ठीक नहीं है। वो अस्पताल में है और कैंसर की आखिरी स्टेज पर अपने आप से लड़ रही हैं। जवार बताते हुए रो पड़ा। दानियाल के हाथ से कप नीचे गिर गया। मनाल ने आकर दानियाल को संभाला और झूले पर बिठा दिया। फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। जवार ने सारी कहानी बता दी, जो कुछ वो जानता था, कैसे जैनब बेगम उसे मिली और कैसे बाकी सब लोगों ने किया। दानियाल सब खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जवार ने कॉल बंद कर दी।
हक्का बक्का वो सारी बातें सुन रही थी। दानियाल रोए जा रहा था। कॉल बंद होते ही मनाल दानियाल को चुप करवाने लगी, मगर वो चुप कहाँ हो रहा था। मनाल, मेरी माँ जिंदा है और जब मुझे ये पता चला तो अब मैं फिर उन्हें खो दूंगा, दानियाल रोते हुए बोला। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। मनाल से उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे अभी के अभी वापस जाना है, चलो सामान पैक करो जल्दी से। दानियाल उठकर कमरे में आया और सामान पैक करने लगा। मनाल भी उसका साथ दे रही थी। दानियाल का बस चलता तो उड़कर वहाँ से चला जाता। दानियाल प्लीज़ हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा, ये पानी पिए। मनाल ने दानियाल को बेड पर बिठाया और किसी न किसी तरह उसे पानी पिलाया। दानियाल मनाल के गले रखकर अपना 10 सालों का दर्द खुलकर बयान करने लगा। वो रोते हुए बोले चला जा रहा था और मनाल उसे चुप करवाते करवाते खुद भी रोने लगी। जवार 2 घंटे बाद मॉल में पहुंचा। उसने अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए थे ताकि अनाया उसकी रोई हुई आंखें ना देख ले, और अब वो अपने आप को कंपोज करता उसी दुकान में चला आया जहां सब शॉपिंग कर रहे थे। लो भाई, दुल्हन का लहंगा, आमना का सूट और मनाल का सूट तो ले लिया, जूनिया का भी हो गया। तुम दोनों जाओ और जाकर ज्वेलरी और जूते पसंद करो, मैं तब तक अनाया का कुछ पसंद करवा दूं, सलमा बेगम ने कहा। माँ जी आप बाकी काम करें, मैं अनाया को शॉपिंग करवा देता हूँ, जवार उनके पास आकर बोला। ये तो अच्छा है, मैं और राबिया कुछ जेवर देख लेते हैं, तुम करवा दो शॉपिंग। सलमा बेगम सब लड़कियों को और राबिया बेगम को लेकर दूसरी दुकान में चली गईं। जवार ने अनाया का हाथ पकड़ा और वहां पर पड़ी कुर्सी पर बिठाकर खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। दुकानदार कपड़े दिखाए जा रहा था और जवार उसे रिजेक्ट करता जा रहा था। अनाया को जवार बहुत परेशान लग रहा था। बिलाखिर एक साड़ी पर उसकी नज़र रुकी। ब्लैक कलर की बहुत खूबसूरत साड़ी थी, उस पर बहुत प्यारा वाइट कलर का और रेड कलर का काम हुआ था। जवार ने उसे पैक करवाया और अनाया का हाथ पकड़कर दूसरी दुकान पर आया। वहां से जूते लेकर वो ज्वेलरी की दुकान में मौजूद थे। ये वो वाला जवार नहीं था जो उसे हर वक्त छेड़ता रहता था, उसे हर वक्त गुस्सा दिलाता रहता था। ये तो कोई और ही था, चुप चुप और परेशान सा। ज्वेलरी लेते हुए जवार ने अपना ऑर्डर भी दे दिया जो काफ़ी दिनों से देकर गया था। दूसरी तरफ सलमा बेगम ने सारी शॉपिंग कर ली थी। जवार अनाया को लिए उनकी तरफ आ रहा था। रास्ते में बच्चों की दुकान थी जिसमें छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे। वो वहाँ रुक गया और मुस्कुराने लगा। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इसी तरह अपने बच्चों का हाथ पकड़कर सारी शॉपिंग करवाऊंगा और जो वो कहेंगे वही लेकर दूंगा। जवार वहाँ खड़ा बाप बच्चों को देखते हुए बोला। वैसे तुम्हें बच्चे पसंद हैं? जवार ने अनाया से पूछा। बच्चे भी कोई नापसंद करने वाले होते हैं, वो तो इतने मासूम होते हैं, उन पर तो वैसे ही बहुत प्यार आता है। उनकी छोटी छोटी बातों पर हंसी निकल जाती है। उनके छोटे छोटे कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं और बच्चे तो एक औरत को पूरा करते हैं और वो किसी को कैसे नापसंद हो सकते हैं। अनाया मुस्कुराते हुए बोली। भाई चले, बहुत थक गई हूँ, आमना मुंह बनाते हुए बोली। अनाया और जवार एकदम से चौंके। ओके मेरी प्रिंसेस, चलते हैं, जवार आमना को साथ लगाते हुए बोला। मुझे खुद का तो नहीं पता, मगर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे बाप बनोगे, अनाया अपने दिल में सोचते हुए बोली। सभी वहाँ पर जमा हो गए। जवार सबको लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। 2 घंटे बाद वो सब लोग हवेली पहुँचे हुए थे। राहील आकर मिलो, मुझसे बहुत अहम बात करनी है, जवार ने राहील के नंबर पर मैसेज कर दिया। राहील जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था, जवार का मैसेज पढ़कर फौरन ऊपर जवार के कमरे की तरफ बढ़ गया। जी जवार भाई, क्या बात है? राहील अंदर आया। जवार एक फाइल को हाथ में लिए सोफे पर बैठा हुआ था। अनाया चेंज करने वॉशरूम में गई। चलो बाहर गार्डन में, वहाँ बात करते हैं। जवार फाइल हाथ में लिए राहील को लिए नीचे चला गया। ये फाइल देखो। जवार ने फाइल राहील को पकड़ाई। वो दोनों अभी गार्डन में रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। राहील फाइल पकड़कर देखने लगा। ये किसकी रिपोर्ट्स हैं? है किसी की? तुम बताओ, कोई इलाज है? मुझे इस पर फुल रिसर्च करनी पड़ेगी और अगर आप कहते हो तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त कैंसर स्पेशलिस्ट है, उससे बात करूं? राहील फाइल को देखते हुए बोला। हाँ, लेकिन कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, जवार ने खड़े होते हुए कहा। जी भाई, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। राहील भी फाइल हाथ में लिए खड़ा हो गया। जवार अंदर चला गया। अरे आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आमना हाथों में किताबें लिए राहील की तरफ बढ़ी। क्यों, तुम्हें क्या काम था? राहील मोबाइल को देखते हुए बोला। मैथ्स का कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा कल टेस्ट भी है, इतनी टेंशन हो रही है, प्लीज़ हेल्प कर देना। आमना हाथ जोड़कर बोली। हद हो गई, तुम इतनी नालायक क्यों हो? यही एक्सरसाइज पहले भी करवाई थी और अब भी तुम ऐसे ही आई हो जैसे पहली दफ़ा करने वाली हो। राहील आमना को डांटते हुए बोला। नहीं करनी मदद तो मत करें, डांटने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी। आमना मुंह बनाकर वापस जाने लगी। रुको, क्यों नाराज़ हो रही हो? बैठो वहाँ सोफे पर, मैं फाइल रख कर आता हूँ।
राहील ने एकदम आमना का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा और फिर अपने कमरे में फाइल रखने चला गया। आमना अपनी किताबें लिए सोफे पर बैठ गई। राहील भी उसके पास आकर बैठा। वो दोनों काफ़ी पास बैठे हुए थे। ये देखो, इसको ऐसे करना था, यहाँ पर प्लस करना था और तुमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। राहील ने उसके रजिस्टर से एक सवाल निकाला और उसमें की गई गलती निकाली। दोबारा से समझाने लगा। आई समझ? राहील ने सारा सवाल समझाया और आखिर में पूछा, नहीं आई, पता नहीं किसने ये मैथ की बुक बना दी है। आमना ने मुंह बनाकर कहा। राहील को उस वक्त वो बहुत मासूम लगी। जिसने भी बनाई है तुम्हें अपने इस दिमाग में फिट करनी होगी। राहील ने उसके सर पर पेंसिल मारते हुए कहा। क्या है राहील भाई? आमना मुंह बनाते हुए बोली। आज के बाद भाई मत कहना। राहील तो अब उसके भाई कहने पर चिढ़ ही गया। क्यों, आप क्या मेरे भाई नहीं हो? आमना ने आंखें मोटी करते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारे 2 भाई हैं, उनको बोला करो जाकर, मुझे मत कहना। राहील ने समझाया, पर आमना कुछ बोलने वाली थी कि राहील ने टोक दिया। अपना काम पूरा करो, बातें बाद में करना, मुझे बहुत अहम काम है, जल्दी करो। राहील ने उसका ध्यान भटकाया। आमना चुप किए काम करने लगी। 1 घंटे के बाद बिलाखिर आमना को कुछ समझ आया तो वो उठकर कमरे में चली गई। राहील भी अपने कमरे में आकर काम करने लगा। जवार जब कमरे में आया तो अनाया हर रात की तरह हाथों में नॉवल लिए कंबल में बैठी हुई थी। जवार उसके पास आकर बैठ गया, मगर वो मगन अपना नावल पढ़ रही थी। जब अपनी तरफ उसका ध्यान ना पाया तो जवार उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। अरे ये क्या, चलो वहाँ लेटो। अनाया ने जवार को हटाना चाहा। तुम्हारा मुझ पर ध्यान नहीं था, इसलिए यहाँ आ गया तुम्हारा ध्यान लेने। जवार हल्का सा मुस्कुराया। अनाया ने उस पर गौर ना किया और वापस अपनी स्टोरी में घुस गई। जवार से इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने नॉवल खींच लिया। क्या पढ़ती रहती हो हर वक्त? जवार नॉवल वहीं से पढ़ने लगा। 2 वापस। अनाया दोबारा नॉवल लेने की कोशिश करने लगी। जवार ने नॉवल बंद करके एक साइड पर रखा और अनाया के हाथ अपने हाथों में ले लिए। सर दबाओ, दर्द कर रहा है। जवार ने उसका एक हाथ अपने माथे पर रखा और दूसरा अपने हाथ में ले लिया। अनाया मुंह बनाकर दबाने लगी। डॉक्टर हो तुम, फिर भी तुम में जान नहीं है। जवार ने उसे तंग करने के लिए कहा। अब बताओ मेरे हाथ में जान है या नहीं? उसने जवार का कान मरोड़ा। आह या अल्लाह, इतनी जालिम बीवी क्यों दी मुझे? जवार चिल्लाते हुए बोला। अब दे दी है अल्लाह ने तो भुगतो बैठकर, अनाया मुंह बनाते हुए बोली और दोबारा सर दबाने लगी। जवार ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं और उसका लम्स खुद में महसूस करने लगा। जवार, तुम्हें मॉल में क्या हो गया था? बहुत परेशान थे? अनाया ने पूछा। जवार ने एकदम आंखें खोली। अनाया उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ नहीं, बस थका हुआ था और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तुम भी सो जाओ, टाइम काफ़ी हो गया। जवार एकदम बैठ गया उठकर। हाँ, शायद कल दोबारा मॉल जाना पड़े। अनाया लेट गई। जवार भी सोने की कोशिश करने लगा पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अनाया की तरफ मुंह करके लेट गया। अनाया एक गाल के नीचे हाथ रख के सो रही थी। कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं। जवार ने अपने हाथ से वो बाल कान के पीछे किए और हाथ उसके गाल पर रख दिया और अपने अंगूठे से गाल को सहलाने लगा। पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे सब सहने की। अब मैं एक माँ और उसके बच्चों को उनसे दूर नहीं रख सकता। मुझे दादाजी से बात करनी होगी। जवार अपने दिल में सोच रहा था। अनाया उसी तरह सो रही थी। जवार सीधा होकर लेट गया। माशाअल्लाह, तुम दोनों कब आए और इतला क्यों नहीं दी? शाजिया बेगम ने दानियाल और मनाल को प्यार करते हुए पूछा। दानियाल कल रात से ड्राइव किए अब सुबह 10 बजे हवेली पहुंचा था। टेंशन और फिर रात भर ड्राइव करने से उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो चली थी। दानियाल भाई, आप लोग आ गए, मुझे लगा नहीं आओगे। वाह, थैंक यू सो मच। हानिया भाग कर मिनाल के गले से लग गई। मेरी प्यारी सी बहन का निकाह था तो मैं क्यों नहीं आती और तुम मुझे जिंदा रहने देती, बल्कि सारी जिंदगी ताने मारती रहती। दानियाल ने हानिया की नाक दबाई। आ भाई, हानिया जोर से चिल्लाई। तुम दोनों आराम कर लो, फंक्शन है कल और इतने सारे काम हैं। सलमा बेगम ने उन्हें जाने का कहा और वो दोनों अपने कमरे में चले गए। ये आमना बोला भी था कि छुट्टी कर लेना, मगर नहीं जी, माँ की बात कौन सा सुनना होती है। चली गई यूनिवर्सिटी। सलमा बेगम बोली। उसने कौन सा काम करना था? मामी आप मुझे बताएं, क्या काम है मैं कर देती हूँ। जूनिया ने आकर कहा। शुक्र है तुम आ गई, ये कपड़े जवार के हैं, जाओ उसके कमरे में रखाओ। सलमा बेगम ने हाथ में पकड़े जवार के इस्त्रीशुदा कपड़े जूनिया को दिए। जी मामी, मैं दे आती हूँ। जूनिया खुशी खुशी कपड़े लेकर कमरे की तरफ बढ़ी। अनाया कमरे की बेडशीट तब्दील कर रही थी जब जूनिया अंदर दाखिल हुई। अनाया ने सवालिया नज़रों से जूनिया को देखा। मामी ने बोला जवार के कपड़े उसके कमरे में अच्छे से रख कर आओ। जूनिया कबर्ड की तरफ बढ़ने लगी। अनाया ने दरमियान में ही रोक लिया। इधर दो मुझे, मैं रख देती हूँ। अनाया कपड़े खींचने लगी। मामी ने मुझे बोला था तो मैं ही रखूंगी।
वैसे भी तुम कोई काम करती तो हो नहीं, इसीलिए मामी ने स्पेशल मुझे बोला। जूनिया तंजिया अंदाज में बोली, ताई जी ने बोला या ना बोला हो, मेरे शोहर के कपड़े हैं और इन्हें हाथ लगाने का हक सिर्फ मुझे है, उनकी बीवी को। अनाया ने शोहर और बीवी पर जोर देते हुए उसके हाथ से कपड़े ले लिए और कबर्ड में रखने लगी। उड़ लो, हवाओं में जितना उड़ना है, वैसे भी तुम बहुत जल्द गिरोगी ठा करके। तुम जैसी लड़की जो सिर्फ बातें कर सकती है, घर का कोई काम करना तो आता नहीं तुम्हें। कोई काम आता है तुम्हें तो बताओ मुझे, जूनिया मजाक उड़ाते हुए बोली। मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, देख लो आज मैं खड़ी हूँ इस कमरे में। तुम्हें तो बहुत कुछ आता है ना, तो तुम क्यों नहीं हो इधर? अनाया तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोली तो जूनिया को चुप लग गई। मैं वादा करती हूँ मिस अनाया सुलेमान, एक दिन जवार के हाथों से ही तुम्हें इस हवेली से धक्के मरवा कर बाहर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी जूनिया नहीं। जूनिया जहरीले अंदाज में बोली। अनाया सुलेमान नहीं, अनाया जवार शाह बोलो। तुम कुछ भी कर लो, जितना जवार मुझसे प्यार करता है वो कभी भी वो मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, समझी? इस एक लाइन में अनाया ने बहुत कुछ समझा दिया। वो तो देखेंगे, जूनिया कहती हुई बाहर को चली गई। आई बड़ी, तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। अनाया उसके जाने के बाद खुद से बातें करने लगी। मुझे लगता है नीचे जाना चाहिए और मदद करनी चाहिए ताकि इस तरह के लोगों की जुबान बंद हो सके। ये कहकर जूनिया नीचे की तरफ चली आई।